नमस्कार, आप देख रहे हैं महायुद्ध के 8वें दिन पर यह स्पेशल कवरेज। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, युद्ध के मैदान से यूक्रेन के चर्निहिव में बड़ा रूसी हमला हुआ है। चर्निहिव के ऑयल डिपो को रूस ने उड़ा दिया है। उत्तरी यूक्रेन का ये शहर चर्निहिव, जहां ऑयल डिपो को रूस ने उड़ाया। ये बड़ा रूसी हमला यूक्रेन में रूस का, और अब तीनों तरफ से, समंदर की ओर से, आसमान से, जमीन से हमले रूस के यूक्रेन पर जारी हैं। और देखिए किस कदर ये बड़ा धमाका, और जिसके बाद पूरा आसमान धुएं के काले गुबार से भर गया। ये ऑयल डिपो जिसे रूस ने उड़ा दिया, चर्निहिव, उत्तरी यूक्रेन का ये शहर जहां ये ऑयल डिपो जिस पर हमला रूसी फौज का। आज की इस वक्त की ये बड़ी तस्वीर युद्ध के मैदान से, यूक्रेन के चर्निहिव में ऑयल डिपो को रूस ने उड़ाया। और इस सब के बीच में यह भी खबरें आ रही हैं कि तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में जुट गया है रूस। रूस ने S-400 ट्रेनिंग एक्सरसाइज शुरू कर दी है। दुनिया का सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है S-400। तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में जुटा रूस अपने परमाणु दस्ते को पहले ही एक्टिवेट कर चुका है, और अब S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ट्रेनिंग एक्सरसाइज शुरू की। दुनिया का सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है S-400। जमीन से हवा में मार करने में सक्षम, हवाई हमलों को नाकाम कर सकता है। एक साथ 36 लक्ष्यों पर निशाना लगाने में सक्षम S-400 का रेडार 600 किलोमीटर तक लक्ष्य भांपने में सक्षम है, और 5 मिनट के अंदर यह एक्टिव हो जाता है। एक साथ 3 दिशाओं में मिसाइल दाग सकता है। अलग अलग रेंज की 4 मिसाइलें होती हैं इस डिफेंस सिस्टम में। और रूस का यह खुला चैलेंज एक तरह से दुनिया को है, क्योंकि जिस कदर पूरी दुनिया पश्चिम को लेकर अलग थलग अपने आप को पा रहा है रूस, उसके बाद रूस ने अपने युद्ध की तैयारियां और तेज कर दी हैं। कल ही रूस के विदेश मंत्री ने कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध परमाणु होगा, और यह नहीं होना चाहिए, अनफॉर्चुनेट होगा, लेकिन अगर हुआ तो यह न्यूक्लियर वॉर होगी। अब देखिए S-400 की ताकत हम आपको दिखा रहे हैं। जमीन से हवा में मार करने में सक्षम, ग्राफिक्स के जरिए आप इसे समझिए। हवाई हमलों को नाकाम कर सकता है S-400 मिसाइल अटैक को। मिसाइल से डिफेंस बचाने के लिए ये डिफेंस सिस्टम है। एक साथ 36 लक्ष्यों पर निशाना लगाने में सक्षम है। S-400 का जो रेडार है वो 600 किलोमीटर तक अपने लक्ष्य को, या दुश्मन की आती हुई जो मिसाइल है जिसको टारगेट करना है, उसको भांप सकता है। और ये 5 मिनट के अंदर एक्टिव हो जाता है। मतलब आप 5 मिनट में इसको एक्टिवेट करके शुरू कर सकते हैं। एक साथ ये 3 डायरेक्शंस में मिसाइलें दाग सकता है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं इस वक्त। हमारे साथ स्टूडियो में ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ है, रक्षा मामलों के जानकार। हम S-400 की बात इनसे करेंगे। मेजर जनरल SVP सिंह, रक्षा मामलों के जानकार और पूर्व राजनयिक की कूटनीतिक कोशिशें क्या हो रही हैं उस पर बात करने के लिए हमारे साथ अचल मल्होत्रा जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शुरुआत ग्रुप कैप्टन देवनाथ आपसे, क्योंकि हम S-400 की बात कर रहे हैं, और ये अब रूस ने इसकी एक्सरसाइज शुरू कर दी है, क्योंकि वो एक तीसरे वर्ल्ड वॉर की आशंका देख रहा है और उसकी तैयारी में जुट गया है। जी हाँ शीतल, रूस ने ब्लैक सी में अपनी जो नेवी है उसकी फ्लीट को डिप्लॉय कर दिया है। इसका मकसद ये है कि दक्षिण से उत्तर की तरफ, यानी ब्लैक सी से उत्तर की तरफ वो अब अपने अटैक्स को जारी रखेगा। देखिए ब्लैक सी से अगर हम देखें तो वहाँ क्रीमिया का जो हिस्सा है वो 2014 से ऑलरेडी रूस के कब्जे में था। अब रिसेंटली पिछले कुछ दिनों में ओडेसा जो पोर्ट है और मारियापोल है, इस एरिया पे भी रशिया ने अपना डोमिनेंस बना लिया है। खारकोव जो है, कल रात को खारकोव में रूस की फौजें घुस गई थी। अब रूस ने जो ये फ्लीट डिप्लॉय की है, इसका एक और पर्पस है। रूस चाहता है कि यूक्रेन की जो कमर्शियल सी लेन्स है उसको टोटली ब्लॉक कर दिया जाए। इससे यूक्रेन एक लैंडलॉक कंट्री बन जाएगा और उसका देश विदेश से समुद्र के द्वारा आयात निर्यात बंद हो जाएगा। मतलब तीनों तरफ से यूक्रेन को रूसी फौज ने, चाहे वो नौसेना हो, वायुसेना हो, सेना हो, घेर चुकी है। जी हाँ शीतल, इसके बाद देखिए रूसी नौसेना एक और कार्रवाई के लिए तैयार कर रही है, जो कि फिलहाल ऑफेंसिव मोड में नहीं आया। फिलहाल वो डिफेंसिव मोड में है। जैसे कि ये जो जहाज डिप्लॉय किए गए हैं, रूस ये सोच रहा है कि अगर किसी तरह से किसी देश की वायुसेना ने या किसी देश की मिसाइल्स ने इन ब्लैक सी के जो रूसी नेवी के शिप्स हैं उस पर अटैक किया, तो उनके बचाव के लिए S-400 मिसाइल्स को तैनात कर दिया गया है। ठीक। जनरल सिंह के पास मैं चलती हूँ। जनरल SVP सिंह, S-400 मिसाइलों की तैनाती, न्यूक्लियर दस्ता एक्टिवेटेड, और तीसरे विश्व युद्ध की बात कल ही कर चुके हैं रूस के विदेश मंत्री।
इस समय रूस हर प्रकार की तैयारी में लगा हुआ है और अपग्रेडेशन हो रही है एम्प्लॉयमेंट ऑफ वेपन सिस्टम्स के ऊपर। S-400 एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार है जो कि विश्व में बहुत ही एक अव्वल दर्जे का सैम सिस्टम शामिल हुआ है। और आप जानते हैं कि भारत देश में भी हमारे पास ये 5 रेजिमेंट आ रही हैं, कुछ ऑलरेडी आ गई, हमारे पास दो के करीब आ गई हैं। चीन के पास भी है, चीन ने ना तिब्बत में इसको डिप्लॉय किया हुआ है, कैलाश सरोवर के नजदीक में। पर अभी हम इस हालात को देखते हुए, जैसे ग्रुप कैप्टन साहब ने भी बताया है कि एक तो वो तैयारी कर रहे हैं S-400 की कि अगर ये नेटो कंट्रीज अमेरिका के भड़काने से कुछ ऐसा गलत एक्शन करता है बाय एयरक्राफ्ट, क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ खबरें कुछ और चैनल में भी आई हैं कि रोमानिया का कोई एक फाइटर एयरक्राफ्ट और एक अटैक हेलीकॉप्टर बोला गया था या हेलीकॉप्टर होगा, वो गिरा है काले समुंदर में। तो उसको एक कॉशन लिया है रूस ने कि हम पूरी तैयारी रखें अगर एयर वॉर उनके ऊपर किसी प्रकार से आती है। दूसरा है कि बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने बताया है ग्रुप कैप्टन साहब ने, जो ये काला समुंदर है, ब्लैक सी, इसका अभी दक्षिण से यूक्रेन को लैंडलॉक कर दिया गया है और ये रूस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक लैंड ब्रिज चाहिए था उसको डोनास रीजन से जो कि क्रीमिया में जाके मिले, और अभी वो उनका एक लैंड ब्रिज हो गया है। 3 इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है वहां पे। कमर्शियल सबसे इंपॉर्टेंट है ओडेसा, जिसके ऊपर आज फिर से गोलाबारी शुरू हुई है और पहले दिन 24 फरवरी को भी काफी गोलाबारी हुई थी वहां पे। दूसरा है जो कि गिर गया है, इस समय कब्जे में आ गया रूस के, काफी हद तक वैसे रिपोर्ट है उसके, ये खेरसोन के मेयर की ये रिपोर्ट है, और वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल टाउन है और मिलिट्री स्ट्रेटेजिक वैल्यू है खेरसोन का। और तीसरा है मेरियोपोल। तो ये पश्चिम से लेके वो पूर्व की तरफ पूरा ये लैंड बाउंड्री जो है वो कवर की गई है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो ये लैंड बाउंड्री है क्रीमिया के साथ ब्लैक सी में, यहाँ पे एक्चुअली 18 सी पोर्ट हैं यूक्रेन के, बट महत्वपूर्ण ये है जो मैंने कवर किया है। अभी क्या है कि जो शिप्स की तैयारी हो रही है, वॉर शिप्स की, यहाँ पे रूस को एक एंट्री एग्जिट है बॉस्फोरस स्ट्रेट्स और दूसरा नाम उसका है डार्डेनल स्ट्रेट्स, मेडिटेरेनियन सी की तरफ से, तुर्की की तरफ। 1936 की एक अग्रीमेंट है, मॉन्ट्रो अग्रीमेंट है, जिसमें इसका कंट्रोल तुर्की को दिया गया है जी। तो कोई भी वॉरशिप है, उस अग्रीमेंट में ये है, एक तरह का लॉ है कि कोई भी वॉरशिप की एंट्री एग्जिट तुर्की कंट्रोल करेगा जी। तो क्या हुआ कि रूस की वॉरशिप्स और बाकी शिप्स 2 महीने पहले ब्लैक सी में आ गई हुई थी। उन्होंने रूस ने बताया था कि हम अपनी ड्रिल्स कर रहे हैं, मिलिट्री ड्रिल्स, और इस समय अमेरिका की कोई भी शिप अंदर नहीं है। वो लास्ट थे मेरे ख्याल जनवरी या दिसंबर में। और वैसे ही जहां का नेवल तादाद है, नेवी की तादाद है, वहां पे एक तुर्की है पावर और एक है अभी रूस। बाकी ये जैसे रोमानिया देश है, ये बुल्गारिया देश है और यूक्रेन, ये इसका इस्तेमाल करते हैं ब्लैक सी का। ये तो मतलब रूस, आप ये कह रहे हैं कि रूस समंदर में, उस इलाके का जो काले समंदर का ब्लैक सी का इलाका है, वहां पर रूसी नौसेना को एक एज है इस वक्त, रूस को। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि तुर्की बेशक नेटो देश का एक एलाई है और उनको साथ दे रहा है इस समय, और उसका पुतिन के साथ, एर्डोगन और पुतिन का बहुत अच्छा पर्सनल इक्वेशन रहा है। अभी आगे कैसे तुर्की का रोल है, अगर लड़ाई का मैदान, और ये अभी लिमिटेड वॉर हम एक बोलते हैं, वो है लैंड वॉर है इस समय, थोड़ी एयर इस्तेमाल हुई है यूक्रेन के इलाके में, अगर बढ़ती है तो तुर्की का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इमर्ज हो सकता है। ठीक है, मैं चलती हूँ अचल मल्होत्रा, पूर्व राजनयिक हमारे साथ है। मल्होत्रा साहब, तीनों तरफ से मतलब लैंडलॉक एक तरह से यूक्रेन को करने की कोशिश सफल होती दिख रही है रूस की, जंग जारी है, तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, और इस सबके बीच दूसरे दौर की बातचीत भी। अब आप, अचल मल्होत्रा का शायद हमसे संपर्क कट गया है, मैं ग्रुप कैप्टन देवनाथ के पास यही सवाल लेके चलती हूँ। तो ऐसे में ब्रेकिंग न्यूज आ गई, एक ब्रेकिंग न्यूज ले लेते हैं। ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति की रूस को बहुत बड़ी चेतावनी, रूसियों की लाशों से यूक्रेन की सड़क नहीं भरना चाहता।
मिसाइल और बम हमले रूस के फेल होने का सबूत है। रूस यूक्रेन में अभी तक कुछ हासिल नहीं कर पाया। ज़ेलेंस्की बार बार बाहर आ रहे हैं और ये संदेश जारी कर रहे हैं, और अब ज़ेलेंस्की ने ये कहा कि रूस की योजना पूरी तरह से फेल हुई है और मैं नहीं चाहता कि यूक्रेन की सड़कें रूसी लाशों से भरे। इससे पहले भी यूक्रेन, अचल मल्होत्रा साहब ये दावा कर चुका है 6000 रूसी फौजी मारे गए हैं, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं हम देख रहे हैं शहर बाय शहर जो कब्जा होता जा रहा है, और अब तो समंदर में भी तीनों तरफ से एक तरह से घेर लिया है यूक्रेन को रूस ने। तो ऐसे में अब आपको क्या आगे होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बातचीत भी जारी है दूसरे दौर की? देखिए, रशिया एक बार जिसे कहते हैं ना तीर कमान से निकल चुका है, तो इतनी आसानी से तो रशिया वापस जाने वाला नहीं। लेकिन डेफिनेटली रशिया किसी भी एग्रीमेंट, किसी भी जो समझौता या कोई भी अंडरस्टैंडिंग होगी उस पे इंश्योर करेगा कि साउथ ईस्ट यूक्रेन डेफिनेटली उसके कंट्रोल में रहे, क्योंकि इसे कंट्रोल में करने के बाद मुझे लगता है कि उसकी जो स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है इस एरिया में, या जो उसको थोड़ा बहुत खतरा है यूरोप की तरफ से, वो किसी हद तक फिर उसे काउंटर करने में हो जाएगा। कीव पे कंट्रोल कर लेना, कीव में अपने को हमेशा के लिए एक अर्बन वॉरफेयर या रेजिस्टेंस मूवमेंट में एंगेज कर लेना, ये रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी तरह से उसे सूट नहीं करता, और ना ही आने वाले समय में करेगा, क्योंकि ये फिर उसको काफी महंगा पड़ सकता है। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस मूवमेंट है, और नेटो तो ये चाहता है कि ये जो लड़ाई है काफी दिनों तक चलती रहे, इससे रशिया को कमजोर करने में मदद मिलेगी, और चूंकि रेजिस्टेंस मूवमेंट को ये लोग जी भर के मदद करेंगे, मॉरल, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल के अलावा इकोनॉमिक की और मिलिट्री हार्डवेयर भेज के भी, तो वो उससे लंबा चलेगा। तो मुझे लगता है रशिया की इस समय यही स्ट्रैटेजी रहेगी कि कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाए कि डोनेट्स्क और लुहांस्क तो इंडिपेंडेंट रहे ही रहे, या ऑटोनोमस हो जाए, या उसका मतलब पूरा साउथ ईस्ट यूक्रेन में कंट्रोल हो जाए, और नेटो न्यूट्रलिटी पे और यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप पे, उस दोनों में भी कहीं बार्गेनिंग हो सकती है। लेकिन अचल मल्होत्रा साहब इस सब के बीच में नेटो देशों का, पश्चिम का, अमेरिका का रूस को भड़काना, उकसाना जो है, जैसे अभी देखे ना, हम खबर आ रही थी कि फ्रांस में उनकी वैक्स की स्टैचू को हटा दिया गया और ये कहा गया कि हम पुतिन की, कि हम हिटलर नुमा नेता की वो नहीं रख सकते। हमें कल बता रहे थे वरिष्ठ राजनयिक दीपक वोरा की जो बैठक हुई उसमें विदेश मंत्रियों की, उसमें रूसी विदेश मंत्री के साथ भी काफी दुर्व्यवहार हुआ, एक तरह से उनकी बात भी पूरी तरीके से नहीं सुनी गई। तभी उन्होंने कहा कि तीसरा विश्व युद्ध जो है परमाणु होगा। तो ऐसे में जब रूस को अलग थलग पूरी तरह से वेस्ट करने की कवायद में है, इस तरह से प्रोवोकेशन पे प्रोवोकेशन होती जा रही है, तो फिर हालात जल्दी सामान्य होते आपको दिख रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली नहीं। ये तो एक जो इसका इम्पैक्ट है लॉन्ग टर्म है। सीज फायर और कोई स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट अगर हो भी जाएगा तो ये इशू काफी लंबा चलेगा रिजॉल्व होने से। और जैसे मैंने बार बार कहता रहा हूं कि देखिए, अमेरिका और नेटो अलाइज जो हैं यूरोप, उन सब के लिए उनके लिए ये जो यूक्रेन क्राइसिस हुआ है ना, वो उनके लिए एक किस्म की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एब्सोल्युटली। अब उन्होंने इसका इस्तेमाल करके रशिया को इकोनॉमिकली वीक करना है और मिलिटरली भी उसको कमजोर करना है। तो ऐसे मौके को वो हाथ से जाने नहीं देंगे, क्योंकि अमेरिका ने एक चाइना के अगेंस्ट अपना फ्रंट खोला है और चाइना को बहुत बड़ी सपोर्ट रशिया से है। अगर वो चाइना को सीधे सीधे कमजोर नहीं कर पा रहे, तो अगर उसके एक अलाई को कमजोर कर देते हैं, जो यूरोप के लिए भी किसी हद तक, और जो गैस पाइपलाइन बंद करने का जो उनका मकसद है, इसके पीछे इकोनॉमी तो है, पैसा तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ उनके जो यूरोपियन अलाइज हैं उनकी डिपेंडेंस रशिया पे कम कर देना, ये भी उनके एक लॉन्ग टर्म प्लान में वर्चस्व की लड़ाई, ग्रुप कैप्टन देवनाथ। ऐसे में यूरोपीय पश्चिमी दुनिया, अमेरिका, ये तो चाहते ही नहीं इस मामले का सही से निपटारा। और अब बताइए, पुतिन को हिटलर कह देना, ये कहां तक जायज है? आप बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करिए ना, आप दूसरी पार्टी को उकसा क्यों रहे हैं? जी हाँ शीतल, जैसे कि राजनयिक महोदय ने बताया, अमेरिका इनडायरेक्टली रूस को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, युद्ध बिना लड़े हुए। हाँ, यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वो इसमें थोड़ा सा सॉफ्ट रुख अख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि गैस के लिए और कई दूसरी तरह की सुविधाओं के लिए वो रूस पर
काफ़ी हद तक निर्भर करते हैं। इनफैक्ट जर्मनी 40% अपना गैस रूस से मंगाता है, और ये जो अभी बन रही थी नॉर्ड स्ट्रीम 2, जिसकी कि सर्टिफिकेशन प्रोसेस को अब रोक दिया गया है, इसके थ्रू और गैस बहुत ही सस्ते दरों में जर्मनी तक पहुंच रही थी रूस से। वैसे मैं बता दूं, इसीलिए यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वो चाहते हैं कि बातचीत जो है हो जाए और किसी तरह से मामला बिना युद्ध के सुलझ जाए। इसीलिए फ्रांस की ओर से इस तरह के उकसावे वाले स्टेटमेंट्स क्यों आ रहे हैं? हाँ, मैं बताऊं, हालांकि फ्रांस के राष्ट्रपति से पुतिन की बात भी हुई थी, इमैनुअल मैक्रों की फोन पर। देखिए, दो छोटे मेरे बिंदु हैं। पहले तो है कि यूरोपियन यूनियन फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड के नेतृत्व में अब चाहता है कि एक मीटिंग कर दी जाए। तो उन्होंने 9 और 10 मार्च में यूरोपियन यूनियन की एक मीटिंग हो रही है, जिसमें कि यूक्रेन ने जो यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप के लिए दरख्वास्त की है उस पर विचार होगा। तो इसके दो मतलब निकलते हैं। एक, उसका मतलब है यूरोपियन यूनियन के देशों को पूरा विश्वास है कि 9-10 मार्च को भी यूक्रेन जो है एक जिंदा मुल्क होगा। 9-10 मार्च को भी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जो हैं यूक्रेन के जिंदा राष्ट्रपति होंगे। दूसरी चीज आपने एक जो बताया, फ्रांस से अब राष्ट्रपति पुतिन की मोम की वैक्स की मूर्ति को हटा दिया गया है और हिटलर से तुलना की। देखिए शीतल, राजनीति और युद्ध में एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो राष्ट्रपति दूसरे देश के, शत्रु देश के सेना नायक को, शत्रु देश के प्रेसिडेंट को, पॉलिटिकल लीडरशिप में जो एपेक्स पे बंदा बैठा हुआ है, वो भी राष्ट्रपति पुतिन जैसा स्ट्रांग पर्सनैलिटी, उसकी मोम की प्रतिमा को हटाकर फ्रांस ये मैसेज देना पड़ता है कि वो राष्ट्रपति पुतिन की परवाह नहीं करते। और प्लस राष्ट्रपति मैक्रोन जो है ऐसा करके अपनी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है, ही इज प्लेइंग टू द गैलरी। फ्रांस के लोगों को वो यकीन दिलाना चाहते हैं ऐसा करके कि वो जरूरत पड़ने पे किसी भी तरह के कदम ले सकते हैं, चाहे वो कदम छोटे हों या बड़े हों। ठीक। जनरल सिंह, ऐसे में ज़ेलेंस्की जो बार बाहर आ रहे हैं, बयान दे रहे हैं, और अभी भी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि रूस की सैनिकों की लाशें बिछ जाएंगी यूक्रेन में, और हम पहले भी 6000 रूसी सैनिकों को मारने का दावा कर चुके हैं। ज़ेलेंस्की का क्या आपको समझ में आ रहा है, ये जो बयान आ रहे हैं और उनकी पोजीशनिंग जो इस वक्त है, और आने वाले दिनों में ज़ेलेंस्की का क्या हाल होना है या होगा, क्या आप देख पा रहे हैं? ज़ेलेंस्की अभी एक पपेट है, कठपुतली है। अमेरिका और नेटो पावर उसको चढ़ा रहे हैं ऊपर। देखो, यूरोपियन यूनियन का उनको मेंबरशिप दिया गया है, जबकि वो बॉटम लाइन रिक्वायरमेंट्स या उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है उसको वो पूरा नहीं कर रहे थे, पर उन्होंने दिया है उसको मेंबरशिप। एक ये पॉलिटिकल प्ले है, और उसका उत्साह और भी बढ़ जा रहा है कि मैं एक बहुत शक्तिशाली लीडर बन गया हूँ। यूक्रेन का लड़ाई के हालात से पहले भाई बहुत अनपॉपुलर थे, इनके बखिलाफ बहुत रिजेंटमेंट थी ज़ेलेंस्की के बखिलाफ, पर अभी पलड़ा बदला हुआ है क्योंकि उन्होंने काफी बहादुरी भी दिखाई है। उनके हक में जरूर बोलना है, पर आगे क्या होना है मैं समझता हूं ये उसका नतीजा कीव के ऊपर है। कीव में कब कब्जा कीव का मैं बोलता हूं कि पूरा कब्जा होना तो बहुत ही मुश्किल होता है ऐसे बिल्ट अप फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज, बट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, कम्युनिकेशन सेंटर, उसके ऊपर कंट्रोल आ जाए और कुछ हाइड आउट्स जो उनके मेन हाइड आउट्स हैं वो कंट्रोल आ जाए, तो फिर कीव एक तरह का रूस के हाथ में है। देखिए युद्ध के मैदान की तस्वीरें भी हम साथ में दिखा रहे हैं। जनरल सिंह, आप अपनी बातचीत जारी रखें। हाँ, उसमें क्या है कि ज़ेलेंस्की के पास दो ऑप्शन होंगी। एक तो किसी और डेरे में यूक्रेन में जाके अपने आप को एस्टेब्लिश करेगा, हाइड आउट में करना पड़ेगा, या दूसरा उसको अमेरिका या नेटो देश अपने पास बुला लेंगे और वो फिर भी राष्ट्रपति उसका देश का प्रेसिडेंट रहेगा, दिखावे के लिए। हाँ, प्रेसिडेंट इन एग्जाइल। अभी क्या है कि कीव के ऊपर मैं बहुत महत्वपूर्ण समझता हूँ सिचुएशन, जो बातचीत होनी है उसके ऊपर मुनासिब है कि कैसे चलना है। कल की सारा दारो मदार आप सबसे बात करके यही समझ में आ रहा है अचल मल्होत्रा साहब कि कीव के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है कि रूस कीव के साथ क्या करता है। क्या अगर कीव पर कब्जा होता है तो फिर तो यकीनन वहां पर वो अपनी पसंद के लोगों को बैठाएगा। नहीं शीतल जी, बिल्कुल, अगर कीव अगर फॉल करता है तो फिर इट्स द एंड ऑफ द प्रेजेंट।
हाँ नहीं, स्टोरी एंड तो नहीं, लेकिन आप कह सकते हैं कि फिर अभी जो भी वहां की सरकार है या जो भी वहां का सिस्टम है वो सरेंडर कर देगा। कीव को अगर कैप्चर कर लिया तो फिर एक नया चैप्टर शुरू होगा। तो उस चैप्टर में किस रूप से कैसे अपनी मनमानी सरकार को बिठाए, क्योंकि इतना आसान नहीं है ना ये। आफ्टर ऑल ये जो सरकार है अभी जो है वो एक प्रॉपर प्रोसीजर से, एक प्रॉपर चैनल से डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होके आई है। तो ये ऐसा तो नहीं है चेस बोर्ड कि आपने एक प्यादे को उठाया और रख दिया। लेकिन कल हमारे पास ये भी खबर आई थी मल्होत्रा साहब कि 2 इलाकों के गवर्नर्स के खिलाफ कार्रवाई की है ज़ेलेंस्की ने, क्योंकि वो पुतिन के पक्षधर हो गए थे या पुतिन सपोर्टिंग हो गए थे। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, और आप भी बता ही चुके हमें कई बार कि वहां पर जो एथनिसिटी है वो रशियन है, यूक्रेन में वहीं से तो निकले लोग हैं। नहीं, डेफिनेटली वो उसके लिए अब ये तो मालूम नहीं है कि रशिया ने किसी को ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर रखा है। इतना बड़ा कंट्री है, वहां पे भी डेमोक्रेटिकली, वहां पे भी अपोजिशन है, तो डेफिनेटली ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो उक्रेनियन ही होंगे और उक्रेन के ज़ेलेंस्की को रिप्लेस करने का कोई ऐसा फॉर्मूला निकालेंगे या इनके पार्लियामेंट में दोबारा कुछ करके या उसको हटा के एक इंटरिम प्रेसिडेंट बनाएंगे या कुछ करेंगे। मतलब वो एक पॉसिबिलिटी है। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव तो यही है। देखिए, अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव ये है कि यूक्रेन में जो सरकार हो वो या तो प्रो रशियन हो, नहीं तो कम से कम न्यूट्रल हो। दैट्स द बॉटम लाइन। ठीक ठीक, ये बॉटम लाइन है। वक्त खत्म हो चुका है। मल्होत्रा साहब, जनरल सिंह और ग्रुप कैप्टन देवनाथ हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सब तमाम बातें हमारे साथ करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो एक तरफ ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि यूक्रेन की सड़कों को रूसी फौजियों की लाशों से नहीं भरना चाहता, दूसरी तरफ रूस ने तीनों तरफ से घेर लिया है यूक्रेन को। समंदर में उनकी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की प्रैक्टिस भी उन्होंने शुरू कर दी है। तो मतलब तीनों तरफ से यूक्रेन को घेर के रूस अब राजधानी तक पहुंचना चाहता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।